गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी माई गणित संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस विज्ञान विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर विज्ञान विषय में हमारे आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों में हमने अभी तक किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति स्थिति में होने वाले तीव्र मंद परिवर्तन और अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। आज परिवर्तन की श्रेणी में आज हम यहाँ पर कुछ और परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। उनसे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं इस कक्षा में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं तो आप लोग विद्यालय में संपर्क कर शीघ्र पुनः एक बार फिर से कहूँगा कि अपना फीस डिपॉजिट करके ग्रुप में जुड़ें ताकि आप भी स्टडी का लाभ ले सकें। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक तथा बात करते हैं प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन की। प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति से संबंधित। मीन्स प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, या अन्य और भी ऐसे परिवर्तन हैं जो स्वतः होते हैं, जिस परिवर्तन में किसी भी प्रकार से मानव का कोई भी हस्तक्षेप या रोल नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दिन रात का होना, मौसम का परिवर्तन होना, ऋतु परिवर्तन होना, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़ का आना, ये जो परिवर्तन है ये आपके प्राकृतिक परिवर्तन हैं। तो मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। इसी प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना। प्रकृति में होने वाले कुछ और परिवर्तन हैं जिनकी आपको सूची बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया, तो आप बना सकते हैं सूची। जैसे कि अभी मैंने बताया, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ज्वारभाटा है, तूफान है, बाढ़ है, सूखा है, ये भी आपके बिजली का तड़कना है और बिजली का गिरना है। तो ये आपके जो भी परिवर्तन है, ये आपके बहुत प्राकृतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसके बाद इस क्रिया में पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कि आपने जलवाष्प की बात कर रहे हैं, फिर यही जलवाष्प जल बहुत सी छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। हमें बादल जल इन्हीं छोटी छोटी बूंदों के कारण दिखाई देते हैं। मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना, ज्वारभाटा आना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कृत्रिम परिवर्तन की बात करें, कृत्रिम का अर्थ है कि मानव के द्वारा किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में किए जाने वाले परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाना, अपनी आवश्यकता अनुसार आपने देखा होगा बड़े जो है फर्नीचर लकड़ी के माध्यम से सहायता से बना देता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह विद्युत का उपयोग करके, विद्युत के उपकरणों का उपयोग करके विद्युत संबंधी आवश्यक वस्तुओं को पूर्ति करना मानव के द्वारा। तो ऐसे सीमेंट है, ईंट है, पत्थर है, और ये सारे जो परिवर्तन है, ये सभी परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। तो इनमें मानव का हाथ होता है, मनुष्य के द्वारा इन्हें कंप्लीट किया जाता है, इसलिए इनको कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद अनियंत्रित और नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन जिन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान का आना। अब बताइए, क्या आंधी पर आप रोक लगा सकते हैं? क्या तूफान को रोका जा सकता है? इसी प्रकार बादल का फटना, बादल का गरजना, बादल से बरसात होना, क्या इस पर कोई अंकुश लगा सकता है? नहीं। चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होना है, चंद्रमा की जो आकृति बदलती है 15 दिन में,
उसमें क्या कोई अंकुश लगा सकता है? नहीं। तो ये ऐसे परिवर्तन है जिन्हें हम अनियंत्रित परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। इसका नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन पर हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे बिजली के पंखे की तेज गति को धीमा करना या तेज करना, लैंटर्न की रोशनी को कम करना, ज़्यादा करना, साइकिल स्कूटर को कहीं जा रहे हैं तो उसको धीमा चलाना है, तेज चलाना है कि बहुत तेज चलाना है, इसको भी हम कर सकते हैं। या बहुत तेज चल रहा है तो उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो किसी भी परिवर्तन पर अगर हम नियंत्रण कर सकते हैं तो वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद जटिल परिवर्तन और सरल परिवर्तन की बात करें तो जटिल परिवर्तन ऐसे है परिवर्तन है मतलब जब कभी किसी स्थिति या वस्तु के परिवर्तन में एक लंबा समय लगता है, कई साल लग जाते हैं, कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे परिवर्तन जटिल परिवर्तन होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों का बनना, तो कोयले का बनना, पेट्रोलियम पदार्थों का बनना, ये ऐसे परिवर्तन हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात परिवर्तित होकर के फिर पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जटिल परिवर्तन की श्रेणी में रखे गए हैं। अब परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, विद्यार्थियों तो ये तो थे हमारे आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनों के प्रकार, किस प्रकार के परिवर्तन हमारे आस पड़ोस में पाए जाते हैं और होते हैं। इसमें अब अगला है कि परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, तो जो भी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, इसमें क्या होता है कि लोहा और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं और परस्पर क्रिया के फलस्वरूप इसमें लोहे में जंग का लगना प्रारंभ हो जाता है और ये प्रभावित होती है। जैसे ब्लेड से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीलता है, लेकिन ब्लेड की जो धार होती है वो कम होती चली जाती है। इसी प्रकार ब्लेड में पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया, साथ ही ब्लेड में भी परिवर्तन हुआ, इसकी धार कुंद हो गई। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड तथा पेंसिल का एक दूसरे के संपर्क में आना क्या आवश्यक है? जी बिल्कुल। अगर क्या परिवर्तन के लिए वस्तुओं का संपर्क में रहना आवश्यक होता है? तो इन उदाहरणों से हमें यह समझ में आया कि वस्तुओं का एक दूसरे में संपर्कित रहना परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बिना संपर्क में आए हुए, जैसे चुंबक से लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना या पहचान करना, तो बिना संपर्क में आकर के भी परिवर्तन किए जा सकता है। तो जैसे गुरुत्व बल तथा विद्युत बल बिना संपर्क में आए परिवर्तन कर देते हैं किसी वस्तु की आकार आकृति में। तो विद्यार्थी ये कुछ आपसी प्रतिक्रियाएं हैं परिवर्तन के फलस्वरूप जो हमें दिखाई देती हैं। तो आज हमने ये जाना परिवर्तनों के प्रकार और परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। कल फिर पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।